हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हमने ये राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, इसका अध्याय नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसका वीडियो पार्ट 1 जारी कर दिया था। आज हम पार्ट 2 जारी करेंगे, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट या अनुच्छेद 352 या इसे कहें आपातकाल। आपातकाल के बारे में हमने जान लिया पिछले वीडियो में। आपातकाल की पृष्ठभूमि, आर्थिक संदर्भ में गुजरात और बिहार के छात्रों के आंदोलन के बारे में जाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो संघर्ष है उसके बारे में जाना, और 1974 की रेल हड़ताल के बारे में जाना, और आपातकाल की घोषणा के बारे में जाना। अब बात करेंगे हम छात्रों संकट और सरकार का फैसला, है ना। देखिए, संकट के समय में सरकार का क्या फैसला आया, क्या किया सरकार ने, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। छात्रों, ये संकट और सरकार के फैसले के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका। जितना आप जान चुके हैं, अब बहुत बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था, है ना। जयप्रकाश नारायण, जिनको संक्षेप में जेपी कहते हैं, उनकी अगुवाई में या उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया, है ना। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में या उनके नेतृत्व में सभी विपक्षी नेताओं ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। और छात्रों, जेपी नारायण ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया, एक बहुत बड़ी रैली की, है ना। और इतनी बड़ी रैली कि इससे पहले इतनी बड़ी रैली किसी नेता की नहीं हो सकी, अर्थात अब तक की सबसे बड़ी रैली जयप्रकाश नारायण ने की। और वहाँ से उन्होंने सबको साथ लेकर संसद के घेराव या संसद मार्च किया छात्रों। और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की या, है ना, मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जयप्रकाश नारायण ने किन किन से कहा? जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया और उनसे कहा कि सरकार की अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करें। अर्थात कुछ मांगें अब जो सरकार की हैं, कुछ, है ना, जो सरकार के कानून या नियम जो आदेश दे रही है उनका पालन ना करें। अब छात्रों, जब पुलिस, सेना और सरकारी कर्मचारी ही सरकार के आदेशों का पालन ना करेंगे तो कैसा होगा? सरकार का कामकाज ठप होने का खतरा पैदा हो जाएगा नहीं। अब क्या हुआ? राजनीतिक मिजाज कांग्रेस के ज़्यादा खिलाफ होता गया, है ना। इनको महान, है ना, दार्शनिक के रूप में या महान नेता के रूप में मान रहे थे, तो इनके कहने पर राजनीति का मिजाज ज़्यादातर कांग्रेस के खिलाफ होता चला गया। अब सरकार ने क्या किया? इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 25 जून 1975 की रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की स्थिति की घोषणा की सिफारिश की। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, है ना, इंदिरा जी की सिफारिश पर तुरंत ही रात में 11:55 पर आपातकाल की घोषणा कर दी। एक गलती यहाँ पर यह हुई कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने के लिए मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सहमति राष्ट्रपति के पास पहुँचनी चाहिए, जो नहीं पहुँच पाई थी। परंतु एक बात अच्छी रही, सुबह को 6 बजे इंदिरा गांधी जी के आवास पर एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और उसमें सभी, है ना, जो मंत्रिमंडल के नेता थे या कैबिनेट के नेता थे, सभी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिए।
अतः यहाँ पर इंदिरा जी का एक बचाव या राष्ट्रपति का एक बचाव भी हो गया। छात्रों, 26 जून की सुबह को जो मीटिंग बुलाई गई और साइन कराए गए, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। क्या? सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अखबारों की जो ऑफिस थे जहां पर छपाई का कार्य होता था वहां पर बिजली काट दी गई। इस प्रकार बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकी। कुछ नेता गिरफ्तार हो गए और कुछ भूमिगत हो गए, जो छुप गए, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपना बचाव किया। अब बात करते हैं हम आपातकाल के परिणाम की। आपातकाल के बाद या आपातकाल का परिणाम किस प्रकार से आया, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, अर्थात 26 जून को जैसे ही आपातकाल की खबर सब लोगों को लगी, है ना, तो विरोध और आंदोलन अचानक एकदम से रुक गए, है ना। एक भय का सा माहौल उत्पन्न हो गया। हड़तालों पर रोक लग गई और विपक्षी नेता कहाँ चले गए? विपक्षी नेता जेल में थे। अब हड़ताल कौन करे, विरोध कौन करे? राजनीतिक माहौल में एक तनाव भरा सन्नाटा सा छा गया, है ना, क्योंकि जो विपक्षी जेल में है उनको तनाव तो है, पर एकदम से ये सारे कार्य रुक गए, विरोध, धरना, प्रदर्शन सभी रुक गए, तो एक तरह से सन्नाटा सा छा गया। और सरकार ने प्रेस की जो आज़ादी थी, प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, उस पर रोक लगा दी। सरकार ने कहा समाचार पत्रों में कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, अर्थात कोई भी वक्तव्य सरकार की अनुमति के बिना अखबार में नहीं छपेगा। इसे ही प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया। छात्रों, प्रेस सेंसरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो अखबार में कुछ भी छापने से पहले सरकार से परमिशन या अनुमति लेना जरूरी है। इसे ही प्रेस की सेंसरशिप कहा गया। और क्या कहा गया, करा गया? आरएसएस, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। इनसे ये कह दिया गया झगड़े की संभावना, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करने की अब किसी को भी कोई अनुमति नहीं थी, अर्थात अब आप धरना प्रदर्शन करने पर असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे। और क्या हुआ छात्रों? नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए, है ना, या उनसे नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए कुछ समय के लिए। अब मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे, है ना, वो भी रास्ते बंद हो गए। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का इस्तेमाल किया। सरकार ने निवारक नज़रबंदी का इस्तेमाल किया। इस कारण क्या हुआ? उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, नेताओं को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि इन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया कि ये अपराध कर सकते हैं या इनके द्वारा अपराध करने की आशंका है या इनके द्वारा अपराध करने की संभावना है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। बंदी पृथक्करण याचिका जो होती है उसमें क्या होता? बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो उसका सहारा लेकर भी अब गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सरकार का कहना था कि गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है, है ना। हमने गिरफ्तार क्यों कराया है, वो गिरफ्तारी का कारण बताना अब जरूरी नहीं है। न्यायालय ने फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान भी अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचना को स्वीकार कर सकती है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका है उसको स्वीकार कर सकती है, अर्थात उसके ऊपर सुनवाई कर सकती है। और क्या हुआ? 1976 के अप्रैल महीने में सर्वोच्च न्यायालय
है ना, सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ थी उसने उच्च न्यायालय को जो फैसला था उसको उलट दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को मान लिया। इसका मतलब अब यह हो गया कि सरकार आपातकाल में नागरिकों के जीवन और आज़ादी के अधिकार को वापस ले सकती है। जो हाई कोर्टों ने फैसला दिया था बंदी पर प्रत्यक्षीकरण का, उसको वापस ले सकती है। अब अदालतों के दरवाजे भी लोगों आम नागरिकों के लिए बंद हो गए। अब आम नागरिकों का अदालतों में जाना भी दूभर हो गया। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की में कई घटनाएं ऐसी घटी, है ना, गिरफ्तारी से बचे हुए नेता जो भूमिगत हो गए थे, भूमिगत होने का मतलब है छिप गए, अपने आप को उन्होंने कई छुपा लिया। उन्होंने क्या किया, कुछ पत्र और पत्रिकाओं तो बंद हो गई, है ना, और कुछ ने क्या किया, वो जहाँ पर उनको वो ब्लॉग छापना होता था उसकी सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने उस ब्लॉग को खाली ही छापा, खाली छापना शुरू कर दिया। तथा कुछ ने क्या किया, सेंसरशिप जो सरकार के द्वारा लगाई गई थी उसको धता बताते हुए, है ना, उसको ना मानते न्यूज लेटर, है ना, और न्यूज लेटर है लोकलेट्स से निकाले गए। अन्य अन्य पत्रिकाएं कुछ निकाली और सरकार ने संविधान के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। क्या किया, संविधान में संशोधन करके, है ना, प्राविधान किया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को कहाँ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात इन पर चुनौती नहीं दे सकता कोई। और पहले, है ना, संविधान में संशोधन करके जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा जी के द्वारा किया गया था, इसमें क्या किया गया, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और आपातकाल के दौरान भी चुनाव को 1 वर्ष के लिए टाला जा सकता है। अतः जो 1971 के बाद चुनाव होना था 1976 में, अब 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ गया तो 77 में, और 1 साल और टाला जा सकता है, तो अब लोकसभा के चुनाव 1978 में हो सकते थे। और ये लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ आपातकाल के लिए ही नहीं था, ये आगे के लिए भी एक कानून बना दिया गया था। अब हमारे सामने मामला आता है कि आपातकाल से सबक, अर्थात आपातकाल से हमने क्या सीखा। आपातकाल से हमने क्या सीखा, ये बात आती है। आपातकाल से हमने क्या सीखा, क्या सबक लिया, है ना। आपातकाल जब लगा तो उसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हुई। अर्थात ये पता लगा कि भारतीय लोकतंत्र में कितनी ताकत है और कितनी कमजोरियां भी हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना था, यह मानना था कि आपातकाल के दौरान भारत में लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, अर्थात भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों में कामकाज फिर से लोकतांत्रिक तरीके से होने लगा। आपातकाल से हमने सीखा कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। अर्थात भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। हमने संविधान में सुधार करते हुए कुछ कार्य किए, जैसे नंबर 1, आपातकाल अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा,
बल्कि इसके स्थान पर हमने आंतरिक अशांति के स्थान पर कर दिया हमने सशस्त्र विद्रोह। अर्थात जब, है ना, जब विद्रोही हथियार उठाकर आंदोलन कर रहे हों तब ही आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर विद्रोह करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से संयमित आंदोलन कर रहे हैं तो आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। और छात्रों, हमने क्या सीखा? जैसे फखरुद्दीन अली अहमद जी ने लिखित सहमति नहीं ली थी किसकी? मंत्रिमंडल की। अब हमने यह सीखा कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति भी राष्ट्रपति के पास होना जरूरी है। अर्थात आपातकाल की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति के पास कैबिनेट की लिखित सहमति पहुंच जाए। और क्या सीखा हमने? आपातकाल से नागरिक जो थे, भारत के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए। अब वो अपने अधिकारों को ज़्यादा जानने लगे या उनकी रक्षा करने के बारे में सोचने लगे। और भारत की जनता ने इसका जवाब भी दिया है। आपातकाल के बाद न्यायपालिका, है ना, नागरिकों के अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गई है। और हमने क्या किया? इसके बाद जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, अब पुनः उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। अर्थात जैसा पहले से चला आ रहा है लोकसभा का कार्यकाल वैसा ही कर दिया। अब बात करते हैं हम, तो ये बातें हमने सीखी छात्रों। अब बात करते हैं आपातकाल के बाद की राजनीति पर। आपातकाल के बाद क्या हुआ, है ना? आपातकाल लगभग 18 महीने तक रहा। 18 महीने में आपातकाल खत्म हो गया। अब देखिए, इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि विपक्ष के नेता तो जेल में हैं, इन्हें कम से कम समय दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव भी हो जाए और कम समय हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा कर दी और सभी विपक्षी नेताओं को जेल से बाहर भी कर दिया। अब देखिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं को बहुत कम समय मिला तैयारी करने के लिए, चुनाव की जो तैयारियां होती हैं उनको करने का बहुत ही कम समय मिला। मार्च 1977 में चुनाव होने थे। 1977 के चुनाव एक तरह से क्या थे? आपातकाल के अनुभव के बारे में जनता का जनमत संग्रह थे, है ना? जनता ने क्या सबक लिया आपातकाल से, तो जनमत संग्रह के रूप में थे। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आपातकाल का असर महसूस किया गया। तो 1977 के चुनाव ने सबसे ज़्यादा उत्तर भारत को ही प्रभावित किया। विपक्ष ने एक होकर चुनाव लड़ा और विपक्ष ने एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ, इंदिरा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, है ना? तो लोकतंत्र बचाने का जो नारा दिया, इस पर चुनाव लड़ा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इंदिरा के खिलाफ मतदान हुआ। अर्थात यहाँ पर इंदिरा वाली कांग्रेस को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसकी बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव 1977 या इसके परिणाम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लोकसभा चुनाव 1977 या इसके परिणाम के बारे में जानेंगे। अभी अभी मैंने बताया जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। अब विपक्षी नेताओं को बाहर करना पड़ा क्योंकि विपक्षी नेता पहले से जेल में थे। मार्च 1977 में चुनाव कराए गए। इंदिरा जी ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी। विपक्ष को तैयारी करने का बहुत कम मौका मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की जो गति थी वो तेज थी। जनता लोकतंत्र से ऊब गई थी क्योंकि उस समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक लिए गए थे और तरह तरह की, है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, जनता परेशान थी। और अब क्या है, सभी विपक्षी पार्टियां जो अलग अलग होकर चुनाव लड़ती थी वो सारी एकजुट हो गई। अब छात्रों, कांग्रेस चुनाव हार गई, जिसको 1971 में
भारी बहुमत मिला था, अब वह 154 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और उसे कुल मतों का 35% से भी कम वोट मिला, है ना। और जनता पार्टी, है ना, जो कई दलों को मिलकर बनी थी, उसने 542 सीटें में से 330 सीटें जीत ली, अर्थात पूर्ण बहुमत के साथ जनता पार्टी सत्ता में आ गई। और 1977 के चुनाव ने आगे के चुनाव के लिए भी संकेत दिए। कैसे संकेत? कि अब कांग्रेस को हराना नामुमकिन नहीं है, है ना, अर्थात कांग्रेस को भी भविष्य में हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का एक क्षत्रिय शासन चलेगा। अगर जनता, है ना, हम राजनीतिक नेता एकजुट रहें तो कांग्रेस को भी हराना आसान है। अब बात करते हैं हम जनता पार्टी की सरकार। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार तो बनी परंतु आपस में कोई तालमेल नहीं। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ मच गई, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधान। कौन कौन? खास नेता मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, और सबके अपने अपने अनुभव। देखिए, मोरारजी देसाई पहले से ही, है ना, मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उन्होंने नेहरू जी के बाद भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। अब भी वो प्रबल दावेदार। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता, उत्तर प्रदेश में बहुत वर्चस्व, और बाबू जगजीवन राम नेहरू जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया, इंदिरा जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया, तो वो भी अपने काफ़ी अनुभवी, है ना, सबके अपने अपने अनुभव। अब किसको रोका जाए? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने और उनके साथ बाबू जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री बने। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही समय के लिए एकजुट कर पाया। आपातकाल के कारण, है ना, जो जनता पार्टी एकजुट हुई थी वो कुछ ही समय एकजुट रह पाई और 18 महीने में ही सरकार ने, मोरारजी देसाई जी की सरकार ने बहुमत खो दिया। अब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया और चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी, परंतु बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और श्री चौधरी चरण सिंह जी की सरकार मात्र 4 महीने ही चल सकी। और एक यहाँ पर एक अजीब बात ये रही कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए इन 4 महीने में संसद नहीं जा सके, अर्थात इन 4 महीनों के अंदर संसद का, है ना, सत्र नहीं चला। ये भी एक बात है, प्रधानमंत्री रहते हुए संसद नहीं गए। और छात्रों, फिर क्या हुआ? अब इंदिरा जी ने दिखा दिया कि विपक्ष को आप जनता को के सामने वादा कहा कि आपने विपक्ष को सरकार सौंपी, मगर विपक्ष पर सरकार चलानी नहीं आती। हम ही देश को मजबूत सरकार दे सकते हैं, अर्थात ये बिखरा हुआ विपक्ष, है ना, या टूटा फूटा विपक्ष देश को स्थायी सरकार नहीं दे सकता। अतः 1980 के जनवरी माह में लोकसभा के नए सिरे से चुनाव कराए गए और इन चुनाव में, है ना, जनता पार्टी की हार हुई या जनता ने उसे दंड दे दिया। कांग्रेस को इसमें 353 सीटें मिली और है ना, भारत की जनता ने जनता पार्टी को यह सबक सिखा दिया कि जिस सरकार में कलह हो तो जनता उसे दंड अवश्य देती है ना। तो भारत की जनता ने जनता पार्टी को चुनाव में हराकर दंड दिया और 1980 के चुनाव में जीत दर्ज करते हुए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पुरानी विरासत को हासिल कर लिया, अर्थात जैसे मजबूत स्थिति में 1971 में थी, 1980 में भी उसी मजबूत स्थिति में आ गई। छात्रों, इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।